हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो त्रैमासिक परीक्षा जून महीने में आयोजित किया जा रहा है, उसमें साइंस का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट, जो विज्ञान अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल देखेंगे। जो 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा और इसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी अपना क्वेश्चन सेट उठाइए और क्या कौन कौन सा आंसर लगाए हैं और कौन कौन सा आंसर सही होगा तुरंत मिला लीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको आंसर दिखाया जा रहा है, लिख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है साथी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा, याद रखिएगा, आभासी तथा सीधा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कह रहा है कि निम्न में कौन सा दर्पण दंत चिकित्सकों जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? एक दूरस्थ वस्तु, दूर स्थित वस्तु है, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है तो केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथी, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी के दोगुना। ऑप्शन नंबर बी इसका ही सही हो गया। अवतल दर्पण हमेशा बनता है, अवतल दर्पण में हमेशा बनता है आभासी सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है आभासी सीधा प्रतिबिंब। यानी जहाँ अभी तक 7 प्रश्न हमने देखे, उन 7 प्रश्न का आंसर नंबर बी ही सही हुआ, यानी सभी बी सही हो रहा है। अगला देखिए 8 नंबर का भी बी ही सही हो गया। कह रहा है कि फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की इकाई होती है मीटर, ठीक है। प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा हमेशा उल्टा होता है और वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों तरह बनता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक दिखाई दे रहा है, पर्दे पर दिखाया जा सकता है, केवल दर्पण में दिखाए जा सकते हैं, हमेशा छोटा और हमेशा सीधा। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, सीधा और वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा उल्टा होता है, सीधा होता है, ठीक है। उल्टा और वस्तु से छोटा, तो इसमें हमेशा खाली छोटा दिया है, तो बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देख सकते हैं, लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र कहेगा तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो समान आकार का बनता है, यानी आकार में समान होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यानी लगभग आपको बता दें कि 10 प्रश्न में 9 प्रश्न का 8 प्रश्न का आंसर जो है लगातार बी नंबर चेक हुआ है, ठीक है। 9 नंबर का सी और 10 नंबर का डी हो गया। चलिए साथी, जो ये विषय कोड है आप लोग देख सकते हैं, 112 विषय कोड है, आप लोग मिला के आप लोग जल्दी जल्दी मिला सकते हैं सेक्शन नंबर 1 का प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि पार्श्व व्युत्क्रमण को देखा जाता है, पार्श्व व्युत्क्रमण को देखा जाता है हमेशा समतल दर्पण में देखा जाता है, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने, जब पीछे की बात करेगा तो उत्तल दर्पन, आज जब गाड़ियों के हेडलाइट कहेगा तो साथ ही अवतल दर्पण। तो इसमें पीछे पूछा है तो सीधा आप लोग आंसर लगा सकते हैं उत्तल दर्पण, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उत्तल दर्पण आंसर सही होगा। जैसे सामने कहेगा तो अवतल दर्पण को लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। कैसा साथी होता है? छोटा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल नंबर 15 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ, उस चार्ट से आप लोग पूरा तरह से इस प्रतिबिंब वाला चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा इसी वीडियो में। देखिए इस पर थोड़ा सा दिखाइए, तो दिखाइए। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा कैसी छवि बनाई जाती है? तो अवतल दर्पण एक प्रकार का वक्र दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर अवलोकित होती है। फोकस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति आधार पर अवतल दर्पण वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अब चलिए कुछ वस्तु के विभिन्न स्थितियां अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। कह रहा है कि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। याद रखिएगा साथी, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और वस्तु की तुलना कैसी होगी? तो अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा। फिर देखिएगा, जब पूछेगा कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक एवं उल्टा, ये भी याद रखिएगा। वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये भी सवाल आप लोग को देखिए इसी बॉक्स से पूछा हुआ था अभी जो मैंने बताया था। ठीक है, देखिए आप लोग सवाल नंबर निकाल के देखिए यहाँ पे 10 नंबर। यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो समान आकार का उल्टा बनेगा और उसी पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है आप लोग को, इसलिए इस वीडियो में मैंने इसको कट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए करें कि अगला देखिए, फोकस पर जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा, वास्तविक में उल्टा होगा। तो ये चार्ट को याद रख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे 5 नंबर सवाल आप आसानी से सही करके आ सकते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र साथी होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये सूत्र होता है, इसी को पलट के लिख दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उठा के वीडियो में देख सकते हैं, हर जगह इस प्रश्न को मैंने कई बार बताया हुआ, सॉल्व भी कराया हूँ, सिद्ध भी करा दिया हूँ कि कैसे आता है। चलिए, कह रहा है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? किस स्थिति में अवतल दर्पण समान आकार, देखिए तो अभी इस चार्ट के माध्यम से आप लोग चार्ट में पीछे से देखिए जो कॉपी में नोट डाउन किए हैं उसमें सेम लिखा होगा कि वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देख सकते हैं तो मैं आप लोग को फिर से पुनः उस चार्ट को दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा समान आकार का, वास्तविक में उल्टा। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, उसी आकार का बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। देखिए तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ रहेगा तो बनाएगा? तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो बनाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग वीडियो में कमेंट करते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अशुद्धि लगे तो कमेंट कीजिएगा, अशुद्धि नहीं लगे 100% लगे तो 100% जरूर इस वीडियो में लिखिएगा। आइए, क्योंकि 100% ऑथेंटिक इस चैनल पे से आप लोग को कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एकदम कंफर्म रहेगा। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, बट आप लोग मिला लीजिए जल्दी जल्दी आंसर को। उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, एक से अधिक होता है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक में उल्टा बनता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नेक्स्ट को प्रश्न और बच गया है, आप लोग देखते रहिए। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में कौन सी सही नहीं है? तो समतल दर्पण कभी छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, समान आकार का बनाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। डॉक्टर भी रोगियों के नाक कान गले के जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु दूरी के बराबर होती है। कैसी होती है? वस्तु दूरी के बराबर होती है। अगला सवाल देखिएगा साथी, 24 नंबर। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। दूध से दही बनाने की क्रिया
हैं। दूध से दही जब बन जाएगा तो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि फिर उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। दूध से फिर दही से कभी दूध नहीं बदल सकते हैं। भौतिक परिवर्तन ये सब होता है जिसमें फिर हम लोग नए उत्पाद को ला सकते हैं। इसमें नया उत्पाद बनता है, इसमें पुराना उत्पाद नया उत्पाद दोनों कन्फर्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा उसमें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज़ जल जाएगा फिर कागज़ नहीं बन सकता है। फाड़ दीजिएगा फिर कागज़ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र याद रखिएगा, FeSO4 × 7H2O होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, FeSO4 × 7H2O। और इसका रंग जो होता है हल्का हरा होता है। तो हरा होता है तो इस ऑप्शन में हरा दिया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हरा हो जाएगा, लेकिन हल्का हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu बना देगा, तो ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलिए। जब जिंक तनि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। जिंक का Zn, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, याद रखिएगा। करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपचायक कहते हैं, याद रखिएगा, अपचायक। लोहे में जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको कहीं रासायनिक देखने को नज़र नहीं आएगा। देख लीजिए तो आप लोग, आपके प्रश्न में कहीं रासायनिक लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो भौतिक परिवर्तन तो है ही नहीं, संयोजन अभिक्रिया है ही नहीं, या विस्थापन है ही नहीं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स को ही बोलते हैं। जो उसमें अपचय क्रिया होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया में लेके जाया जाता है। तो लोहे में जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न को काफ़ी डीपली में पूछा गया है, जिसके कारण बच्चों को प्रश्न काफ़ी गलती हुआ होगा। आइए, कली चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो CaO को कली चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है जो बुझा हुआ चूना का सूत्र है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है जो संगमरमर का सूत्र है, और CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है ये। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रश्न को मैंने अभी नहीं दिया है, उसको छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसको काफ़ी व्याख्या के साथ बताऊंगा। इसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन अभिक्रिया तापीय, ताप से हीट होकर के टूटता है, उसको तापीय बोलते हैं, ठीक है। आंसर में हालांकि बता देते हैं आप लोग को, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, आप लोग को याद रखिएगा। चलिए, करें कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो NO2 है। NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। आगे चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है? कौन सी धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकती है? तो याद रखिएगा, तांबा एक धातु है और एक पारा है जो कि कभी भी तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तांबा और पारा, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया था। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्मा छेपी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद निम्नलिखित में से क्या है? तो BaSO4, बेरियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम सल्फेट, याद रखिएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, देखिएगा। बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत अभिलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अभिलेखन, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला सवाल है श्वसन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा और हीट एनर्जी दोनों निकलती है, इसलिए श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा छेपी होती है। अगला सवाल साथी देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में जल बनता है। तो खाली ऑप्शन में CaCO3 दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब है कि भौतिक कुछ न होना चाहिए। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक है, पानी का उबलना ये भौतिक है, दूध का खट्टा हो जाना तो ये भी क्या है? रासायनिक है, कोयले का जल जाना फिर रासायनिक है, ठीक है। तो रासायनिक उदाहरण का नहीं है पानी का उबलना।
कोयले का जलना, यहाँ पे देख सकते हैं साथी पानी का उबलना, पानी को भी उबाल सकते हैं फिर पानी ही रहेगा, और कोयले को जला देंगे तो फिर कोयला का ही अवक्षेप बना रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन काफ़ी क्लियर, लेकिन पानी का उबलना ही इस प्रश्न का राइट आंसर होने जा रहा है। कॉपर सल्फेट का घोल का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है? तो हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब लोहे के कील का, अभी हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं, इसके बाद फिर बायोलॉजी का प्रश्न देखने को मिलेगा। जब लोहे के कील कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है? तो लोहे पर तांबा की परत जम जाती है, यानी लोहे पर जाकर के एक तांबा का परत पतली सी जम जाती है। तो याद रखिएगा, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डाली जाती है तो क्या होता है? लोहे पर तांबे की परत जम जाती है। अगला सवाल देखिएगा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब PbNO3 के होल ट्वाइस को गर्म किया जाता है तो टूट जाता है 2 PbO प्लस में 4 NO2 प्लस में O2। तो इसका मतलब है इसका धुआं जो निकलता है वो भूरा धुआं निकलता है, भूरा धुआं निकलता है। याद रखिएगा, भूरा धुआं ही आंसर मिलेगा। और इसमें पीला अवशेष दिया तो याद रख सकते हैं पीला अवशेष को भी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन जो है कोशिका को तोड़ करके उसको ऊर्जा प्रदान करती है, श्वसन। ग्लूकोज पौधे के किस भाग में जमा होता है? तो ग्लूकोज पौधे के भाग में, ग्लूकोज जो होता है सेलुलोज के रूप में उसका पौधे में पाया जाता है, सेलुलोज। तो ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ग्लूकोज जो कर रहा है पौधे के किस भाग में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज निहित होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी लगाइएगा। बहुत बच्चा ग्लूकोज मार दिया होगा, इसका आंसर गलती हो जाएगा, लेकिन स्टार्च होगा। ठीक है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो छोटी आंत प्राप्त करती है। अगला, पतियों में रंध्र का खुला और बंद होना नियंत्रित कहलाते हैं रक्षक कोशिकाओं द्वारा। किसके कोशिकाओं द्वारा? रक्षक कोशिकाओं द्वारा। अगला सवाल है, मनुष्य के दांत में ऊपरी परत क्या कहलाती है? मनुष्य के दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जो कि सबसे मजबूत और सबसे कठोर पदार्थ का बना होता है। 53 नंबर सवाल है साथी, लार निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव करती है? तो लार जो होती है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार ग्रंथि का स्राव है। यकृत थोड़ी करेगा, आंत ग्रंथि थोड़ी करेगी, जठर नहीं करेगा। तो लार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कुछ प्रश्न तो इसमें ऐसा है कि देखते ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न काफ़ी हद तक अच्छा पूछा गया है जो बच्चों को परेशान कर सकता है। निम्न में से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत के भाग कौन कौन होते हैं? डेडुनम, जेजुनम और इलियम छोटी आंत का भाग है। तो कोलोन एक बड़ी आंत का भाग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को राइट आंसर मानिएगा। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है? तो गोबर छत्ता मृत्यपोषी पोषण है, याद रखिए। गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृत्यजीवी पोषण में इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषीय अंग है? तो अवशेषीय अंग हम लोग का शरीर में अपेंडिक्स होता है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स होता है, क्या होता है? अपेंडिक्स, जो हमारे यकृत लीवर से ऊपरी भाग में उसी से जुड़ा हुआ ग्रंथि है, इसको यकृत ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यानी यकृत के नाम से जानते हैं। सॉरी, अपेंडिक्स जो होता है ये अवशेषीय अंग का उदाहरण। निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कहाँ रहता है? तो जल में रहता है। ठीक है, अमीबा में एक कृत्रिम पाँव होता है जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। अमीबा उसी सीडोपोडिया के सहायता से अपने पाँव विकसित कर लेता है, उसी से भोजन वगैरह के पास में वो क्या करता है? चला जाता है और भोजन को अपने पास लेकर आ जाता है और कुटपाद की सहायता से भोजन कर लेता है। ठीक है, अमीबा अपना केंद्रक को डिवाइड करके यानी तोड़ करके अपना प्रजनन अंग विकसित करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी एक अमीबा दूसरे अमीबा को जन्म देता है तो अपने बॉडी को अमीबा का अनिश्चित आकार होता है। ये सभी प्रश्न आप एक अमीबा के चैप्टर से देख सकते हैं। चलिए, अमीबा कहाँ रहता है? तो जल में रहता है, एक कोशिकीय जीव है। प्रजनन करने का तरीका उसका क्या है? विखंडन विधि, यानी द्विखंडन विखंडन जो रहेगा उसको तोड़ करके। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 10 से 8 मीटर होती है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो श्वसन क्रिया के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में बनेगा? जब भी ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या टूट के बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद उससे जल बनेगा, फिर उससे ऊर्जा बनती है, तब जाकर के हमारे पाचन का प्रक्रिया पूर्ण होता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया के उपरांत क्या क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर जल बनता है, फिर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किण्वन क्रिया किस में होती है? तो किण्वन ईस्ट में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना था? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है साथी। तो ग्लूकोज में देखिए तो C की संख्या कितनी है? 6 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तिलचट्टे में श्वसन अंग किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। काफ़ी हद तक ये प्रश्न सही है और काफ़ी हद तक के प्रश्न को बार बार फाइनल एग्जाम में भी लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो किसी जंतु द्वारा झींगा, कछुआ और सांप, इसमें से किसी भी जंतु का श्वसन फेफड़े से नहीं होता है। अगर इसमें गिल्स मछली वगैरह रहता तो आंसर हो जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तरल से इंड्यूस तक कहते हैं। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेसम होते हैं? बेसम का मतलब होता है चैम्बर। मैमेलिया मतलब जो जंतु अपने बच्चों को जन्म दे और दूध पिलाती है उसको मैमेलिया ग्रुप में रखते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 चैम्बर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को सामान्य से अधिक हो जाना को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, लो हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। कम हो जाएगा हाइपोटेंशन, अधिक हो जाएगा हाइपरटेंशन, याद रखिएगा। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120/80 mm Hg होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ए हृदयाघात वहीं होता है, आप लोग जानबे करते हैं कि जैसे हार्ट अटैक की संभावना आती है तो हार्ट अटैक का ही हिंदी नाम हृदयाघात होता है। जब रक्तचाप में कहीं अवरुद्ध हो जाता है, कहीं नली में अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे काफ़ी हद तक आदमियों की मृत्यु हो सकती है। 68 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हिम का मतलब होता है रंग, ग्लोबिन इसका मतलब होता है रंग, लाल रंग, लाल, हिम का मतलब लाल। ठीक है, लाल रंग दिखता है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का पाचन रक्तचाप है? सामान्य रक्तचाप है तो 180 अभी बताए हैं आप लोग को, 120/80 mm Hg, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80 mm Hg। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला अब यहाँ से ख़त्म हो गया। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न 70 को ऑब्जेक्टिव दिया था, जो कि हमने आज आप लोग को कंप्लीट करा दिया। जो 20 से 30 मिनट का वीडियो है, आप लोग आसानी से देख करके, 20 से 22 मिनट का वीडियो है, आप आसानी से देख करके पूरे प्रश्नों का सही कर सकते हैं और इसको अपने कॉपी में लिख करके याद भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।